हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना। तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो संभावित ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में है ना पूछा जा सकता है या जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन जो है हम आपको इसी एक क्लास में कंप्लीट करा देंगे। यानी अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है ना की ज़रूरत है और आपको है ना पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप निश्चिंत रहिए। 30-40 मिनट आप ठीक से इस क्लास को देख लीजिए, आपका पहला चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, साइंस में क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, तो उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया के बारे में, तो अगर आप सभी अभिक्रिया को ठीक से समझ पाओगे तो आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को आसानी से बना सकते। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाला होता है साइंस, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है क्या, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी या योक्सिल अभिक्रिया यही होता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करे। तो आपको अभिकारक और उत्पाद भी समझ में नहीं आता होगा, है ना। हो सकता है कुछ लोगों को आए, कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा होगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लिया, जल का। तो ये एक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण किया ना, तो ये अभिक्रिया हुआ, है ना। नहीं समझे? जैसे देखिए, हम लोग चीनी दे देते हैं और चाय पत्ती दे देते हैं, पानी दे देते हैं, सब में मिलकर अभिक्रिया होता है, तो क्या बन जाता है, चाय बन जाता है ना। तो वो क्या हुआ, वो एक अभिक्रिया है। तो जिसमें चीनी, चायपत्ती और पानी ये जो है ना अभिकारक हुआ, और जो चाय तैयार हुआ वो प्रतिफल हुआ, उत्पाद हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जो है मिल करके क्या चीज का निर्माण करता है, जल का। तो जो अभिक्रिया में भाग लिया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो ये हो गया क्या, अभिकारक। और जो बन रहा है इसको बोलते हैं प्रतिफल यानी उत्पाद। एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीर चिन्ह के बाएं तरफ में जो रहता है ये अभिकारक होता है, और तीर चिन्ह के दाएं तरफ में जो रहता है ये उत्पाद होता है, यानी प्रतिफल होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो लिखा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, यानी एक प्रतिफल का निर्माण करेगा, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप यहाँ देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अभिकारक है और मिलकर के जो प्रतिफल बनाया है, एगो जल बनाया है। देखो यहाँ पर जल, तो इधर एक ही गो है। इधर देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया अगर जल से करा रहे हैं तो बुझा हुआ चूना बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिकारक डबल है, एक अभिकारक ये वाला है और एक अभिकारक ये वाला है, और दोनों मिल करके प्रतिफल एक बनाए। तो संयोजन अभिक्रिया पहचानने के लिए परीक्षा में आएगा। जैसे ये वाला आपको दे देगा, बोलेगा बताओ भाई कौन सा अभिकारक है, अभिक्रिया है। तो आप एक ही चीज याद रखना है कि अगर तीर चिन्ह के बाएं तरफ में 2-3 है और दाएं तरफ में सिर्फ एक है, तो वो संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे A जोड़ B यानी 1 और 2 मिलकर के यहाँ पर देखो सिर्फ एक है, ठीक है। ये प्लस और प्लस वाला जो चिन्ह होता है ना, उससे अलग अलग होता है। इसके बीच में प्लस नहीं है, तो ये पूरा एक है। तो देखो दो गो चीज मिलकर के एक गो बन रहा है। तो जब इस प्रकार से रहेगा तो आपको समझना है कि वो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में प्रतिफल कैगो होता है, सिर्फ एगो होता है ना। और अभिकारक जो है वो दो या दो से अधिक होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, इसमें एक उदाहरण और आपको समझना है। जैसे कोयले का दहन आपसे पूछ सकता है कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको टिक करना है कि कोयले का दहन जो है, यानी कोयले का जलना जो है, वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आप कहोगे कि कैसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है। कोयला का मतलब क्या हुआ, कार्बन। जैसे कोयला का आप लोग 4 प्रकार पढ़े होंगे कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोयला का मतलब भी होता है कार्बन, कार्बन ही तो कोयला है। तो ये तो कोयला का दहन यानी कोयला को जला रहे हैं, तो कोयला को जला रहे हैं मतलब कार्बन को जला रहे हैं। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक हो गया, और प्रतिफल क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको अभी क्या बोले, अगर प्रतिफल एक हो, ये देखो प्रतिफल यहाँ एक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है।
ठीक है। तो अब जैसे परीक्षा में आएगा कि कोयले का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपके दिमाग में आएगा कि कोयला का दहन का मतलब हुआ कार्बन का दहन। तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एगो प्रतिफल है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके अलावे जो है यहाँ पर देखो 2 नंबर में है क्या, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन मतलब होता है टूटना, अवघटन अभिक्रिया इसी का दूसरा नाम है। तो वियोजित होना यानी अवघटित हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी का आपके पास जो है ना ये ढेला जो होता है वो है, अगर आप उसमें है ना चोट करोगे किसी चीज से वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मतलब वियोजित हो गया, टूट गया। ठीक है, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब कोई एगो चीज है उसको तोड़ दिए 2 या 2 से अधिक में बदल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। और वियोजन अभिक्रिया में यही होता है कि अभिकारक एगो होगा, ठीक है, और टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको उष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये टूट करके देखिए 2 गो बन रहा है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए FeSO4, तो ये जो है टूट करके देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो फेरस सल्फेट जो है ये टूट करके यहां पर देखिए 3 चीजें बना रहा है। तो ये अभिक्रिया में और ये अभिक्रिया में आप कुछ अंतर देख रहे होंगे कि संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। संयोजन में क्या था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एगो बन रहा है, और वियोजन में क्या है कि एगो टूट करके 2 गो बन रहा है, एगो टूट करके 2 से अधिक यहाँ 3 गो बन रहा है। क्या समझे कि नहीं। जैसे देखो अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए ये एगो चीज है और फिर ये 2 चीज है, फिर ये 3 चीज है, अगर ऐसे 2 या 2 से अधिक चीज मिलकर सिर्फ एगो बने तो समझना है संयोजन अभिक्रिया है। अगर कोई एगो चीज है टूट करके छोटा छोटा जो है ना, छोटा छोटा देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक चीजें बन रहा है, तो ये वाला वियोजन हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आपके दिमाग में है ना थोड़ा थोड़ा आ भी गया होगा कि देखिए इसमें संयोजन अभिक्रिया में प्रतिफल 1 होता है और वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक 1 होता है, प्रतिफल 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, मतलब छोटे छोटे प्रतिफल बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग द्वि विस्थापन अभिक्रिया में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा अभिकारक क्रिया होता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखिएगा कि 2 अभिकारकों के बीच जो आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, जिसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो आयनों का आदान प्रदान किस में होता है, तो आयनों का आदान प्रदान जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है ना। और इसमें एक चीज याद रखना है कि दूर दूर वाले से और नजदीक नजदीक वाले से, देखो यहाँ पर Na2SO4 प्लस BaCl2, तो बन गया BaSO4 और NaCl। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर भी 2 चीज है, इधर भी 2 चीज। अगर ऐसा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा ओ ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। जैसे यहाँ पर देखो दूर दूर वाले से और नजदीक नजदीक वाले से, ये Na है और ये Cl है, तो देखो दूर दूर वाले से और ये SO4 है और ये B है BaSO4, तो ये देखो ये दोनों BaSO4 नजदीक नजदीक वाले के साथ BaSO4 प्लस Na और यहाँ का Cl तो हो गया NaCl। तो दूर दूर वाले के साथ, नजदीक नजदीक वाले के साथ और दूर दूर वाले के साथ, तो इस तरह का रहेगा। तो आपको समझना है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, समझे कि नहीं। चलिए अगर ये तीनों समझ गए हैं तो आप यहां पर आकर के थोड़ा सा हमें बताइए कि ये देखिए एक अभिकारक और एक अभिकारक, 2 अभिकारक मिलकर के एक प्रतिफल बनाया है, तो बताइए ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, 2 अभिकारक मिलकर के जो है एक प्रतिफल बना रही थी, कौन सा अभिक्रिया हुआ, तो कहोगे सर ये तो संयोजन अभिक्रिया हुआ। बिल्कुल सही। अब बताओ यहाँ पर देखो ये एक अभिकारक है और टूट करके 2 गो प्रतिफल बना रहा है, तो ये कौन सा अभिकारक हुआ, जिसमें एगो टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बनाएगा, तो वो होता है कौन, वियोजन या है ना अवघटन अभिक्रिया। और यहां पर आप देखिएगा कि ABCD, देखो यहाँ नजदीक नजदीक वाले के साथ, दूर दूर वाले के साथ, AD तो AD और BC तो BC, अगर इस टाइप का रहेगा तो आपको समझना है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं देखिए तीसरा नंबर में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो जब हम लोग 2 वस्तु में रिएक्शन कराते हैं तो किसी किसी में क्या होता है कि नहीं, हीट उत्पन्न होता है, बाहर निकलता है। जैसे आप चूना है, चूना को अगर आप जल में मिलाओगे है ना, ऐसे करके अगर आप घोलते हैं तो उससे क्या होगा कि हीट बाहर निकलेगा, है ना, हीट बाहर निकलेगा, तो यानी उष्मा बाहर निकल रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और कुछ ऐसा होता है कि अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित हो जाता है,
तो जिसमें उष्मा बाहर निकलता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और जिसमें उष्मा बाहर नहीं निकलेगा उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जिसमें उष्मा उत्सर्जित होता है, मतलब जिसमें उष्मा बाहर निकलेगा उसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे लिखा है कि शाक सब्जियों का विघटित होना, साग सब्जी है ना या खरपतवार है, तो उसको आप कहीं पर अगर जमा करके रख दोगे तो वो सड़ जाता है, सड़ करके एकदम विघटित हो जाता है, ठीक है, विघटित हो जाता है। तो ये साग सब्जियों का विघटित होना जो है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण होगा? तो ये भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। और श्वसन के दरमियान भी जो है ना उष्मा निकलता है। आप ऐसे है ना, ऐसे देखिए गर्म हवा निकलेगा ना, तो यहाँ पर जो है ये श्वसन भी जो है ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है। आपको मालूम होगा कि C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का सूत्र है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तीन चीज बना रहा है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये आपको दे देगा, पूछेगा बताइए कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना, ये संयोजन तो होगा नहीं, क्योंकि संयोजन में क्या होता है कि इधर रहेगा 2 या 2 से अधिक, इधर 1 गो रहेगा, इधर 3 हुए। तो कहोगे सर वियोजन, ये वियोजन भी नहीं होगा। वियोजन में क्या होता है कि इधर रहेगा 1, इधर रहेगा, है ना, इधर रहेगा 2 या 2 से अधिक। संयोजन में इधर रहेगा 2 या 2 से अधिक, इधर रहेगा 1। यह सीधा याद रखिए कि यहाँ अगर प्लस दे करके ऊर्जा लिखा या प्लस दे के उष्मा लिखा रहेगा रिएक्शन में, तो आपको समझना है कि उष्मा प्लस दे करके अगर लिखा हुआ है तो समझिए उष्माक्षेपी है, और अगर इक्वेशन में लास्ट में माइनस दे करके ऊर्जा या उष्मा लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो उष्मा शोषी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में उष्मा का जो है उत्सर्जन होता है, उष्मा इससे बाहर निकलता है, और शाक सब्जी का विघटित होना भी जो है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, और श्वसन जो है ये भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। और इक्वेशन में अगर प्लस में है ना ऊर्जा लिखा रहे या प्लस में उष्मा लिखा रहे तो समझेंगे कि वह उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब आते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया में। उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा अवशोषित हो जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पर CaCO3 को हम लोग क्या दे रहे हैं? उष्मा। ये उष्मा लेकर के क्या हो रहा है? टूट जा रहा है ना, ये देखो टूट के ये 2 चीज बन गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब आइए उपचयन अभिक्रिया देखते हैं। उपचयन क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ये देखिए ये उपचयन अभिक्रिया है जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, एक होता है अपचयन जिसको अपकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, ये हो गया उपचयन। तो उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुटता है, और हाइड्रोजन का त्याग मतलब हाइड्रोजन हटता है, ये उपचयन में हो गया। और अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन हटता है, और हाइड्रोजन का योग मतलब हाइड्रोजन जुटता है, एक दूसरे का उल्टा है। तो ऑक्सीकरण से ही समझ में आएगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो एक जुटेगा तो एक हटेगा। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो और अपकरण में क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एक और प्रश्न पूछेगा कि श्वसन जो है ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि श्वसन में चूंकि उष्मा निकलती है तो इसलिए ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। कभी कभी ऑप्शन में अगर आप उष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं रहेगा तो उपचयन या ऑक्सीकरण रहेगा तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। कैसे? क्योंकि श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन जाता है, उसमें ऑक्सीजन जुटता है, तो इसलिए ये जो है ना श्वसन जो है ये ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखिए Cu और O, ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, अभिक्रिया हुआ तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर इधर देखिए अकेले है, इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट गया। अब जब ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया में पूछेगा कि कौन उपचयित हो रहा है या कौन अपचयित हो रहा है, तो याद रखना उपचयन अपचयन जो है ना अभिकारके में होता है। तो यहाँ ये जो कॉपर है अभिकारक है, इसका उपचयन हो रहा है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का योग अगर होगा तो उपचयन होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। और ये कप यहाँ पर जो है ना कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। नीचे में देखिए अपचयन अभिक्रिया है ना, यहां पर देखिए ये अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया को मिला दीजिएगा तो इसी को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया।
ठीक है। ये जो है ना ऑक्सीकरण, इसका अंग्रेजी होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अपचयन का होता है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। इसका रेड और इसका ऑक्स हो गया मिला के क्या, रेडॉक्स। तो यही अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलिए या उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें एगो अभिकारक उपचयित हो और एगो अभिकारक अपचयित हो। अभिकारक मतलब तीर चिन्ह के बाएं तरफ वाला है ना, एक उपचयित हो और एक अपचयित हो, तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉपर, तो यहाँ पर देखिए ये CuO और H2, तो यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। और H2 का क्या होता है, तो H2 का देखिए यहाँ H2 अकेले है, इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए जुट जाता है, तो इसका क्या हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट रहा है, माना ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उपचयन। तो किसके साथ ऑक्सीजन का जो योग हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। और उसके बाद CuO है, इधर ऑक्सीजन है, इधर आकर के नहीं है, तो इसका अपचयन हो गया। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, कि एक अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और एक अभिकारक क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो जब एक अभिकारक अपचयित और एक अभिकारक उपचयित हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnO और C, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ZnO जो है, इसमें O है, ऑक्सीजन है, लेकिन इधर आकर ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन हटना मतलब अपचयन, यहाँ पर देखिए ना ऑक्सीजन हटना, अपचयन में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। और C के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इधर C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ये इसका उपचयन हुआ, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयनों से विस्थापित कर उसका जगह ले लेता है। जैसे लोहा है, लोहा क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा, तो यहाँ लोहा जो है कॉपर को भगा दिया, कॉपर इधर चला गया, SO4 इसके साथ जुड़ गया। Zn है ना, अकेले है, यहाँ पर CuSO4 है, Zn क्या करेगा, Cu को हटा देगा, और Cu को हटा करके Zn इसका जगह ले लेगा, तो ZnSO4 हो गया और Cu चल गया बाहर, है ना, क्योंकि ये Zn जो है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को भगा करके ये उसका जगह ले लेता है। तो जब इस तरह का रहेगा तो आपको समझना है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है ना। चलो यहाँ पर बताओ, ये देखिए दो गो अभिकारक मिलकर के एक प्रतिफल बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। और एक अभिकारक टूट करके जो है दो गो प्रतिफल बना रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हुआ। और यहाँ पर एक छोर रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक धातु है, ठीक है, और इधर देखिए डबल है, डबल वाला इधर वाला इस तरह से रहेगा, तो ये ए क्या करेगा, बी को भगा देगा और सी के साथ हो लेगा, तो AC हो गया और बी बाहर चला गया। और AB जोड़ CD, तो यहाँ पर दूर दूर वाले से और नजदीक नजदीक वाले से रहेगा, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया ये हुआ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने ये आपको समझा दिया ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको परेशानी नहीं हो, मतलब किसी मॉडल पेपर से या कोई गैस पेपर से अगर आप बनाएंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगा प्रैक्टिस सेट लगाने में, ठीक है। देखिए अभिक्रिया जो हम लोग समझ गए, अगर आपको अभिक्रिया समझ में ठीक से आ गया है तो आप जो है ये 4 अभिक्रिया है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप बताइए कि किसका क्या नाम है ना, मतलब ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे AgCl है, AgCl टूट करके जो है Ag और Cl, यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि अभिकारक के गो है एगो और प्रतिफल के गो है 2 गो। तो जब एक अभिकारक टूटकर 2 प्रतिफल या 2 से अधिक प्रतिफल बनाए तो इसको क्या बोलते हैं, यानी टूट रहा है, यानी वियोजित हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, क्या है ना, यही आप लोग भी सोचे होंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए FeCuSO4, मतलब एगो यहाँ रहेगा और इस तरह से यहाँ बड़ा वाला रहेगा, और ये Fe यहाँ आ जाएगा और Cu को भगा देगा, इस तरह से अगर रहेगा तो ये वाला क्या कहलाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर एगो चीज विस्थापित हो रहा है कॉपर, तो एकल विस्थापन हुआ, यानी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ ये वाला, ठीक है, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। और Mg+O2, यानी यहाँ पर देखो 2 गो अभिकारक है और प्रतिफल सिर्फ क्या है, एगो, और प्रतिफल सिर्फ एगो अगर रहेगा तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा अभिकारक क्रिया का उदाहरण होता है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। और नीचे वाला जो है ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने मन से लिख दीजिए, यानी कमेंट कर दीजिएगा कि ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं, देखिए इस चैप्टर से और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।
जैसे एक पूछा जाता है कि चीनी का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है C12H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का जो है C6H12O6 होता है। इसको एक दो दफा आप लोग है ना कॉपी पर लिख लोगे ना कि चीनी का सूत्र C12H22O11 और ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, तो ये आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, जिसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। ये एसिड है, इसका सूत्र होता है H2SO4। और यहाँ पर देखिए खरिया लिखा हुआ है, खरिया रहे संगमरमर रहे, इनका सूत्र क्या होता है CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसी का ये सूत्र है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, खरिया या संगमरमर, सबका सूत्र क्या होता है CaCO3 होता है। अब देखिए कली चूना, कली चूना मतलब CaO, जो हम लोग दुकान से खरीद कर लाते हैं ना चूना दीवार पर पेंट करने के लिए, वो पेंट करने के लिए वो कली चूना होता है, जिसका सूत्र होता है CaO। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, इसलिए बिना बुझा हुआ कि इसमें पानी मिला हुआ नहीं है। जैसे आग लगता है, उस पर पानी डालते हैं तो क्या बोलते हैं, बुझा गया, बुझ गया है, माना पानी डालने से ही बुझता है। और ये वाला जो चूना है इसमें पानी मिला हुआ चूंकि नहीं है, इसलिए इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो पूछेगा कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 जो है ये संगमरमर का सूत्र होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, हरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला। ये सब जो है ना एक दो दफा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, दो चार बार आपको है ना ये कॉपी पर लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे ये याद हो जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये हरे रंग का होता है और सिल्वर आयोडाइड जो है ये पीले रंग का होता है। और यही सब क्वेश्चन जो है ना बार बार आपके परीक्षा में रिपीट होकर पूछा जाता है। ये सब आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, तो जो भी मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करोगे ना उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या होता है, तो मैंने कहा था ना कि जैसे ये देखिए मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो जो क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेता है ना उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि अभिकारक कहलाता है, ठीक ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम को जलाने पर उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है, चमकदार श्वेत लौ होता है ना, उजला चमकदार जो है श्वेत लौ होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, चमकदार श्वेत लौ होता है, ठीक है। चमकदार श्वेत लौ होता है जब मैग्नीशियम को क्या होता है, बोलिए जलाया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। ये अणु क्या, जैसे देखिए ये जल लिखा हुआ ना H2O जल का सूत्र होता है, आगे में कहें कुछ तो एक है तो ये जल का एक अणु हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे H2O, यहाँ लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ आगे में 2 है तो ये हो गया जल का 2 अणु। लेकिन यहाँ पूछा है कि जल का एक अणु, इसका मतलब इसके बारे में बात हुई, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है परमाणु का। हाइड्रोजन का परमाणु कितना है 2, और अनुपात ऑक्सीजन का कितना है, तो यहाँ ऑक्सीजन है कुछ तो 1 है तो 1, यानी 2:1 जो है इसका आंसर यहाँ पर सही है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त है, लेड मतलब पीबी सीसा, तो ये लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करने पर जो है आप देखो यहाँ पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 चीज प्राप्त होता है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लेड नाइट्रेट PbNO3/2 को जब हम गर्म करेंगे तो PbO यानी लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है प्राप्त होता है। इसके अलावा है कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। देखो जब भी प्रश्न आए ना कि फलना का अभिक्रिया फलना से कराएंगे तो कौन सा गैस आएगा, तो 99% क्वेश्चन में आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। अगर आपको नहीं आता है ना कि कौन सा गैस निकलता है अभिक्रिया होने से, तो आप हाइड्रोजन में टिक कर दीजिएगा, तो 99% चांस होगा कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है दानेदार जस्ता, देखिए दानेदार रहे या कैसा भी रहे, तो जस्ता है तो Zn लिख देते हैं। इसका अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो H2SO4, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया जैसा बन रहा है ना, ये Zn है, ये H2 को यहाँ से भगा देगा, Zn जो है ये SO4 के साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
और प्लस ये जो हाइड्रोजन है इसको बाहर कर देगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया कि नहीं हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पर जब हम लोग जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं तो कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो मैं H2 लिख देता हूँ, इसका मतलब आप समझ जाना हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया से, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, छूट गया है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से किसका निर्माण होगा। तो अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और आपको समझ में आ भी गया होगा ये कली चूना का सूत्र है। इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग जल से कराएंगे तो इसका मतलब हुआ कि चूना को जल में मिला रहे हैं तो ये बुझ जाएगा, मतलब बुझा हुआ चूना बन जाएगा, CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बुझा हुआ चूना कह सकते हो। तो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, तो बुझे हुए चूने का, है ना, किसका निर्माण होता है, तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, बस ये ध्यान रखना है। और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है इसका धुआं का रंग कैसा होता है, तो आपको याद रखना है भूरा होता है। ये सब जो क्वेश्चन है ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक होता है कि संक्षारण, मतलब जंग लगना, तो अगर चांदी पर संक्षारण लगेगा, जंग लगेगा तो इसके ऊपर में काली परत चढ़ता है, और तांबा में अगर जंग लगेगा तो हरा परत चढ़ता है, और लोहा में अगर जंग लगता है तो आपको पता है ना लाल लाल टाइप का दिखता है, तो लालिमा युक्त भूरा जो है परत उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखेगा, पूछेगा आपसे कि चांदी जब संक्षारित होता है तो उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग जो है काली होती है ना, काला हो जाता है वो, और तांबा कैसा हो जाता है, वो हरा हो जाता है। ठीक है, और भोजन खराब होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो विकृत गंधीता कहलाता है ना। जैसे हम लोग भोजन बनाकर रख दिए और वो भोजन अगर खराब हो जाता है तो उसी को विकृत गंधीता कहा जाता है, ध्यान रखना है। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO, यानी कली चूना को ही बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान कौन कौन सा परिवर्तन होता है, यानी जो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आता है ना। तो इसमें देखिए आपको याद रखना है तगरा, तो से तापमान में परिवर्तन आता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होता है, तो पहला तो तापमान में परिवर्तन होता है, दूसरा आपको याद रखना गो से गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन मतलब गैस बाहर निकलता है, और तीसरा आपको याद रखना है रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, और ओ से याद रखना है अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होता है, इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है ये चार परिवर्तन देखने को मिलता है, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, अवस्था, ताप बदल जाता है ना, गैस उससे निकलता है, रंग बदल जाता है और अवस्था भी बदल जाता है। अवस्था का मतलब जैसे ठोस है तो द्रव हो जाता है, या गैस हो जाता है, द्रव है तो ठोस हो जाता है, ये सारी चीजें होता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको, है ना, बता दिया। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर में अम्ल और भस्म वाले में। तो आप लोग जो है ना इसको बढ़िया से सुन लीजिएगा, और आपके पास जो भी गैस पेपर है ये फर्स्ट चैप्टर निकाल करके तब उसमें टेस्ट लगाइएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, टेस्ट लगाने में और मजा भी आएगा, है ना। ठीक।